मेरे प्यारे साथियों, मैं पंकज साहू एक बार फिर से अपने YouTube चैनल प्रयाग एकेडमी उन्नाव में आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। भैया आज मैं मैथ वाली क्लास लेकर फिर से आपके सामने उपस्थित हूं और मैथ वाली क्लास में 13 क्लास हो चुकी हैं और ये आप देखोगे 14वीं क्लास है। तो आप सभी जाएं, जिन लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके देखें। मैंने कहा था आपकी जो तैयारी है उस तैयारी में ये चीज़ें मददगार साबित होंगी। और आगे हम सीरीज में बढ़ते हैं और आज पढ़ेंगे मध्यवर्ती उच्च भूमियाँ। और मध्यवर्ती उच्च भूमियों में कह सकते हैं जो हमारी मध्य की पहाड़ियाँ हैं उन पहाड़ियों को, उन श्रेणियों को पढ़ेंगे। तो हम इसमें इस कड़ी में 3 पहाड़ियों को पढ़ेंगे और इन पहाड़ियों को मैं आपको मैप के माध्यम से पढ़ाने वाला हूं। तो आप सभी को पता ही है कि मैप वाली सीरीज है। तो भैया पहली श्रेणी आओ प्रारंभ करते हैं, अरावली। कौन सी हो जाएगी भैया? पहली श्रेणी हमारी अरावली हो जाएगी। अब इसके बाद जाओगे तो इसके बाद हमें मिल जाएगी विंध्य पर्वत श्रेणी, विंध्य श्रेणी। या हम आगे बढ़ेंगे तो हमें एक तीसरी श्रेणी पड़ जाएगी सतपुड़ा। कौन सी पड़ जाएगी भैया? सतपुड़ा श्रेणी। अब इन 3 श्रेणियों को ही हमें पढ़ना है, इन 3 श्रेणियों को हमें पढ़ना है। तो पहली हमें अरावली श्रेणी पढ़नी है, विंध्य पर्वत श्रेणी पढ़नी है और सतपुड़ा श्रेणी पढ़नी है। इन श्रेणियों में अब क्या विशेषताएं हैं, क्या चीजें हैं, अब हम इनको आगे देखेंगे। तो भैया हम प्रारंभ करते हैं अरावली पर्वत श्रेणी को। और याद रखिएगा ये जो अरावली पर्वत श्रेणी है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो मैं कह सकता हूं कि अगर अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार आप सबसे पूछ देगा तो आप निश्चित ही गलत हो सकता है। तो अब अगर आप मैथ वाली क्लास ले रहे हैं तो अब मैं आपको एक एक चीज व्यवस्थित तरीके से करा रहा हूं। आप देख भी रहे होगे कहीं पर कोई भी चीज छूट नहीं रही है। हाँ, मैंने कहा था कि थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, मुझे ऑनलाइन का उतना अनुभव नहीं है जितना ऑफलाइन का है। और मैंने कहा था कि 2018 में हमारे यहाँ से उत्तर प्रदेश का टॉपर भी निकला है। तो आओ बढ़ते हैं, इसको मैं रफ करता हूँ और हम लोग पढ़ेंगे अरावली पर्वत श्रेणी। और ये जो अरावली पर्वत श्रेणी है तो आपसे यही पूछ सकता है कि अरावली श्रेणी का विस्तार कब हुआ। तो आप देखोगे कई कालखंड है, कई कालखंड हैं, उन कालखंडों में अरावली श्रेणी बन के तैयार हुई। तो आपसे पूछ सकता है कि किस काल में अरावली श्रेणी बन के बनी थी। तो पूरा कैम्ब्रियन काल। किस काल में भैया? पूरा कैम्ब्रियन काल। तो याद रखिएगा पूरा कैम्ब्रियन काल। तो यहां से ये देखिएगा, ये क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में कभी कभार आते हैं, पर जब आए तब आप करके आए, जिस परीक्षा में आए तब करके आए, तब आपको ये ना लगे कि इस चीज को तो मैंने पढ़ा नहीं है। तो अरावली पर्वत का जो जन्म हुआ है वो किस काल में हुआ? तो पूरा कैम्ब्रियन काल में हुआ। अब आप देखोगे जैसे आपसे यही कह सकता है कि अरावली पर्वत बना किससे है। तो जैसे आप देखोगे क्वार्टजाइट है, नीस है, इन्हीं धातुओं से आपका अरावली पर्वत बना है। अब भैया अरावली अगर हम पर्वत पढ़ेंगे तो हम अरावली पर्वत को मैप के माध्यम से ही पढ़ेंगे। तो जब मैप के माध्यम से पढ़ेंगे तो सबसे पहली बात आपसे पहला क्वेश्चन कि इस जो अरावली पर्वत श्रृंखला है इसका विस्तार कहां पर है। क्या पूछेगा भैया? अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार क्या है भाई? तो अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार जब बात करोगे तो अरावली श्रेणी आप देखिएगा 3 राज्यों में विस्तृत है। गुजरात से लगा के दिल्ली तक जाएगी, गुजरात। उसके बाद प्रमुख भाग इसका पड़ता है कहां पर भैया? राजस्थान। और इसके बाद जाओगे तो दिल्ली। कहां पर जाओगे भैया? दिल्ली। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन कहते हैं कि अरावली श्रेणी का विस्तार, तो याद रखिएगा गुजरात, राजस्थान और दिल्ली में आपकी अरावली का विस्तार है। एक बात आइए, जैसे एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो राजस्थान के लोग अरावली को क्या कहते हैं, या स्थानीय लोग अरावली को किस नाम से संबोधित कर देते हैं। तो इसे भैया वो लोग कह देते हैं आडा वाला पर्वत। तो याद रखिएगा कि जो स्थानीय लोग हैं, आपसे कहेगा कि जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोग
और वो स्थानीय लोग भैया अरावली को क्या कह देते हैं? आडा वाला पर्वत कह देते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो यहां पर ये चीज देख ली। अब आप देखोगे जो ये श्रेणी है, ये जो पर्वत है, अब पर्वतों के भी कई प्रकार होते हैं, वो पर्वत किस प्रकार का है? तो आपसे कह सकता है कि अरावली पर्वत किस प्रकार का है? तो भैया अरावली जो पर्वत है वो अवशिष्ट पर्वत है। कैसा पर्वत है भैया? अवशिष्ट पर्वत है। और अवशिष्ट का मतलब होता है कि वह अपने पुराने स्वरूप में नहीं बचा। अवशिष्ट का मतलब है कि वह कुछ ही अंश में बचा है, बहुत सारी चीजें उसकी उसमें नहीं रह गई हैं। तो आप देखिएगा उसका अपर्दन हो चुका है, अपक्षयन हो चुका है, जिस कारण वो एक पर्वत कहलाता है, अवशिष्ट पर्वत। और याद रखिएगा ये जो अवशिष्ट पर्वत है, ये जो अरावली पर्वत है, ये विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वतों में आता है। विश्व के सबसे प्राचीनतम पर्वत में आता है। तो याद रखिएगा विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वतों में, तो विश्व के सबसे प्राचीनतम पर्वतों में कौन सा भैया आ जाएगा? अरावली पर्वत श्रेणी। और अरावली श्रेणी का विस्तार मैंने बता दिया कि गुजरात है, राजस्थान है और आपका दिल्ली। अब यहीं पर आप देखोगे यही अरावली कई भागों में कई नामों से जानी जाती है, कई जगह पर कई नामों से जानी जाती है। तो अब आपसे पूछ सकता है कि कहां पर क्या नाम जाता है? तो यहीं पर अगर एक शहर राजस्थान में पड़ता है और वो पड़ता है भैया उदयपुर। कौन पड़ता है? उदयपुर। तो ये जो उदयपुर है, इस उदयपुर में आप देखिएगा, इस उदयपुर के पास, उदयपुर के पश्चिम में इस पहाड़ी को हम जरगा की पहाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? जरगा की पहाड़ी कहते हैं। तो अब आप देखोगे, आपको मैंने एक अलग पहाड़ी भी बता दी, जरगा की पहाड़ी। तो ऐसे ही पूछ दे मान लो कि जरगा की पहाड़ी किस राज्य में है, तो भैया जरगा की पहाड़ी कहां पर पड़ जाएगी? राजस्थान, क्योंकि उदयपुर पड़ता कहां पर है? राजस्थान में। तो एक बात मैंने बता दी, जरगा की पहाड़ी। इसके बाद आप जाओगे तो ये एक शहर पड़ता है और वो शहर पड़ता है भैया अलवर। इसका तो नाम सुना ही होगा ना, आपसे सीधा सीधा कभी रीजनिंग में दे देता है कि मैच कराइए। तो ये जो अलवर है, इस अलवर में भैया क्या है? तो इस अलवर में इसी पहाड़ी को, मतलब इस अरावली वाले क्षेत्र को हम लोग कहते हैं भैया हर्षनाथ की पहाड़ी। कौन सी कहते हैं भैया? हर्षनाथ की पहाड़ी। तो अब आप बात समझें, आपको मैंने बता दिया है कि चीज की कितनी भी कठिन पूछे, मान लो कहते निम्न में से अरावली का भाग कौन सा है, या कौन सी पहाड़ी अरावली श्रेणी की पहाड़ी है? तो आपको मैंने बताया कि भैया उदयपुर में, उदयपुर के पश्चिम में जाओगे तो इन्हीं पहाड़ियों को जरगा की पहाड़ी कहते हैं। अलवर में इसे ही हम हर्षनाथ की पहाड़ी कहते हैं। इसका लें स्क्रीनशॉट और फिर हम लोग बढ़ेंगे भैया आगे की ओर। एक बस और कर लो थोड़ा। अब यहीं पर एक आप देखोगे राजस्थान में ही पड़ता है टोडगढ़। कौन सा भैया? टोडगढ़। और टोडगढ़ के पास इन्हीं पहाड़ियों को हम लोग कह देते हैं मारवाड़ की पहाड़ियां। कौन सी? मारवाड़ की पहाड़ियां। आप देखोगे मारवाड़ी तो फेमस ही है भैया, और ये मारवाड़ कहाँ है? राजस्थान में भैया। कहां पर है? तो अब आप देखिएगा जरगा की पहाड़ी, हर्षनाथ की पहाड़ी, मारवाड़ की पहाड़ी, ये सारी पहाड़ी मैंने आपको एक जगह पढ़ा दी, क्योंकि ये खूबी किसकी है? मैथ वाली क्लास की भैया, मैथ वाली क्लास की। और मैथ वाली क्लास के साथ जुड़ना है तो प्रयाग एकेडमी उन्नाव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और भैया लेना है पंकज सर की क्लास। देखिएगा अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो यहां पर ये अवशिष्ट पर्वत भी हो गया। अब जब हम बात करेंगे तो आप याद रखिएगा जो हमारी पहाड़ियां होती हैं उनका एक सर्वोच्च शिखर होता है। क्या होता है भैया? एक सर्वोच्च शिखर होता है। तो आपसे ये कह सकता है कि अरावली पर्वत श्रेणी का या अरावली पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर क्या बात कर देगा? अरावली
पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर। तो भैया याद कर लो कि अरावली पहाड़ी का सर्वोच्च जो शिखर है वो शिखर पड़ जाएगा कौन सा? गुरु शिखर। कौन सा पड़ जाएगा भैया? गुरु शिखर। तो अब यहां पर बात करते हैं किसकी? गुरु शिखर की। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो नीचे वाली चीजें मैं रफ कर दूं और फिर हम बढ़ेंगे आगे की ओर। तो ठीक है, अब मैं इसे रफ करता हूं। अब रफ करेंगे तो ये चीजें हटा देते हैं जिसमें थोड़ा आसान हो जाए। तो अब आगे बढ़ेंगे तो जिससे हमें और चीजें समझ में आए। अब और चीजों में आओगे तो यहां से याद रखिएगा कि अन्य चीजों में क्या करेंगे। तो अन्य चीजों में एक बात समझिए कि ये जो गुरु शिखर है, कभी कभी मान लो इसकी ऊंचाई आपसे पूछ दे, हाइट, तो याद रखिएगा 1722 मीटर लगभग, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकती है, कई स्रोत होते हैं इसके। तो अब आप देखिएगा गुरु शिखर सर्वोच्च शिखर हो गया। अब यहीं पर आप देखिएगा कि जो आपका कौन सा है? अरावली, इसी में एक पहाड़ी भैया आबू की पहाड़ी या आबू की पहाड़ी। कौन सी भैया? आबू की पहाड़ी। और यही जो आबू की पहाड़ी है इसी पर आप देखिएगा आपका एक माउंट आबू स्थित है। कौन सा भैया? एक शहर स्थित है, उस शहर को कहते हैं भैया माउंट आबू। तो आपसे कह सकता है कि एक क्वेश्चन ये पूछता ही रहता है कि माउंट आबू किस पहाड़ी पर स्थित है। तो एक तो छोटी यूनिट आबू की पहाड़ियों पर अगर पूछे तो वैसे कौन सी श्रेणी है? अरावली श्रेणी। और ये जो भैया माउंट आबू है, भैया क्या है? ये जो माउंट आबू है, ये माउंट आबू स्वास्थ्य वर्धक केंद्र है। क्या भैया? स्वास्थ्य वर्धक केंद्र है। तो भैया स्वास्थ्य वर्धक केंद्र। तो भैया मैंने आपको इसके बारे में भी पिछली क्लासों में बता रखा है कि स्वास्थ्य वर्धक क्या होता है। तो आपसे क्वेश्चन कर दे कि अरावली पर्वत का स्वास्थ्य केंद्र क्या है भैया? तो अरावली पर्वत का जो स्वास्थ्य केंद्र है वो कौन सा हो जाएगा भैया? माउंट आबू। अब एक क्वेश्चन यहां से और बनता है और वो क्वेश्चन एग्जाम में तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब वो क्वेश्चन कौन बनेगा? तो यही जो माउंट आबू है यहीं पर एक जैन मंदिर है। कौन सा? जैन मंदिर है। और उस जैन मंदिर को हम लोग कहते हैं कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर। कौन सा मंदिर कह देंगे? दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जो हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कौन सा? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। अब आप बात समझे। अब आपसे ये भी तो कह सकता है कि ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण किसने करा दिया? भैया दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करा दिया? तो भैया निर्माण करा देंगे विमल। कौन करा देंगे भैया? विमल। तो याद रखें कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है, किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। अगर पर्टिकुलर स्थान पूछता है कि स्थान पूछता है तो भैया माउंट आबू हो जाएगा। और माउंट आबू में ये दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करा दिया? विमल ने करा दिया। अब हम बात करेंगे तो आपको पता है कि अरावली का जो पश्चिमी छोर है वो गुजरात से चालू होता है और पूर्वी छोर पता चल गई कि अरावली पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर गुरु हो गया। माउंट आबू पर जैन मंदिर है और वो जैन मंदिर है दिलवाड़ा का। बनवाया किसने भैया? तो विमल ने बनवा दिया है। अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर, देखते हैं यहां से और कितने क्वेश्चन निकल कर आएंगे। अब आप लोग इसका ले लें स्क्रीनशॉट और फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। ले ले भैया स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग अब भैया हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जब आगे बढ़ेंगे तो यहां से एक चीज देखिएगा कि अब हम देखते हैं कि हमने कहा कि पूर्वी विस्तार क्या है भाई। तो जो पूर्वी विस्तार की बात करेंगे तो ये जो अरावली पर्वत है, इस अरावली पर्वत का जो पूर्वी विस्तार है वो भैया नाम कहा जाता है दिल्ली रिज। दिल्ली रिज की पहाड़ी। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है भैया एग्जाम में कि अरावली
पर श्रेणी के पूर्वी विस्तार को क्या नाम दिया गया है या किस नाम से जाना जाता है? तो अरावली के पूर्वी विस्तार को हम क्या कहते हैं? दिल्ली रिज की पहाड़ियां। अब आगे बढ़ेंगे तो यही जो दिल्ली रिज वाली पहाड़ियां हैं भैया, यहीं पर एक पहाड़ी पड़ती है और उसे हम लोग कहते हैं रायसीना हिल्स। क्या कहते हैं भैया? रायसीना हिल्स। और ये जो रायसीना हिल्स है, अब इस रायसीना हिल्स पर आप ध्यान से देखिएगा, एक बहुत प्रमुख क्वेश्चन बनेगा, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अब वो क्वेश्चन क्या है? तो अब जब रायसीना हिल्स की बात करेंगे तो ये जो रायसीना हिल्स है, यहीं पर आप देखिएगा कि राष्ट्रपति भवन है। कौन सा भैया भवन है? राष्ट्रपति भवन स्थित है। तो आपसे कह सकता है कि किन पहाड़ियों पर राष्ट्रपति का भवन स्थित है? किन पहाड़ियों पर राष्ट्रपति का भवन स्थित है भैया? तो राष्ट्रपति का भवन किन पहाड़ियों पर हो जाएगा? रायसीना हिल्स की पहाड़ियों पर। तो भैया अगर आपको क्लास में मजा आ रहा है तो इसे कर दें शेयर, और जिनको भी ऑफलाइन जुड़ना है, मैंने कहा है कि नंबर दिए गए हैं, उन नंबरों पर संपर्क करके जीआईसी स्कूल के सामने प्रयाग एकेडमी में आ सकता है और अपना स्थान सुनिश्चित कर सकता है। और भैया अभी हमने एसआई का एक बैच भी लॉन्च किया है जो रिपीटर है, जिसमें उन लोगों के लिए है जो कई समय से तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी आ सकते हैं। और कुछ अंकों से अगर रुकते हैं तो उनको अब हम रुकने नहीं देंगे भैया। अब बढ़ते हैं भैया आगे की ओर। तो याद करें, रायसीना हिल्स पर कौन सा भवन है? राष्ट्रपति भवन है भाई। कौन सा भवन है? राष्ट्रपति का निवास किन पहाड़ियों पर है? तो रायसीना। अब भैया हमारी अरावली की पहाड़ी हुई समाप्त, और अब हम पढ़ेंगे अगली पहाड़ी। और अगली पहाड़ी कौन सी है? विंध्य श्रेणी है भैया, विंध्य श्रेणी। तो अब हम लोग पढ़ेंगे विंध्य श्रेणी को। अब भैया इसका ले लें स्क्रीनशॉट और फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। और मैंने आपको बता रखा है कि अब हम लोग जो पहाड़ी पढ़ने वाले हैं भैया, और वो पहाड़ी हमारी है विंध्य पर्वत की पहाड़ी। कौन सी है? विंध्य श्रेणी। और इस श्रेणी में भैया आपको आप दोनों श्रेणियों को आप देखिएगा, ये मैप के माध्यम से बताने वाला हूं। तो यहां से आप लोग ध्यान से देखेंगे कि अब आपसे देखिएगा, मैंने आपको एक एक चीज पढ़ा दी कि कौन सी पहाड़ी कौन सा भाग अरावली में है। वैसे ही कि ये जो विंध्य श्रेणी बनती है वो किन लोगों से मिलके बनती है। कई पठार आते हैं, कई पहाड़ियां आती हैं। मान लो आपसे पूछ दे कि निम्न में से कौन सा भाग विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पे पड़ता है, तो भैया एकदम सरल सा क्वेश्चन है, उसने एकदम साफ से क्वेश्चन पूछा। पर अगर हमने ये बात को पढ़ नहीं रखा है तो ये मेरे लिए आप देखोगे कठिनतम क्वेश्चनों में से एक हो जाएगा, क्योंकि जीएस ऐसा विषय है, अगर आ गया तो एकदम सरल, नहीं आया तो भैया बहुत कठिन, छोटी सी भी चीज है। अब विंध्य श्रेणी की बात करेंगे तो विंध्य श्रेणी में जो पहली बात करेंगे भैया, मालवा के पठार की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मालवा पठार। अब ये जो मालवा पठार है ये भैया विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का ही भाग है, और इससे कई प्रमुख नदियां भी निकलती हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब इसी आप देखिएगा, मालवा के पठार से एक नदी निकलती है जिससे हम लोग कहते हैं बेतवा। कौन सी नदी निकलती है? बेतवा नदी। तो अब आप देखोगे, आपको मैंने पिछले ही वीडियो में ये चीज बताई है, जहां से नदी निकलती है उसे उसका उद्गम कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? उद्गम। तो अगर आपसे पूछे कि बेतवा नदी का उद्गम कहां से माना जाता है, तो बेतवा नदी का उद्गम भैया कहां से माना जाता है? मालवा के पठार से। यहीं पर एक नदी निकलती है, आप देखिएगा, पार्वती। कौन सी नदी निकलती है? पार्वती नदी का भी यही उद्गम है। किस नदी का उद्गम भैया? पार्वती। और याद रखिएगा, दो नदियों के जो बीच का क्षेत्र कहलाता है उसे हम लोग कहते हैं दोआब। क्या कहते हैं भैया? दोआब कहते हैं।
दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है वो दोआब होता है। अब इसी दोआब में आपसे एक बार पूछा गया कि भोपाल किन नदियों के दोआब में स्थित है। भोपाल जो एमपी की राजधानी है, भोपाल किन नदियों के दोआब में स्थित है? तो भैया भोपाल आपका कहां पर हो जाएगा? आपका भोपाल हो जाएगा पार्वती और बेतवा नदियों के दोआब में। बात क्लियर? अब नीचे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे तो यहीं पर देखते हैं ये जो बेतवा है, इस नदी पर एक बांध बनाया गया है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और वो भैया बांध है माता टीला बांध। कौन सा हो जाएगा भैया? माता टीला बांध। तो आपसे कह सकता है कि माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? मैंने कहा भैया ये चीजें आपको रटनी पड़ेंगी, मैं इनको यहीं पर दिखाता चलूंगा, तो जब आप परीक्षा में जाएंगे आपके सामने मैप होगा तो खट से देखेंगे उद्गम बेतवा का, उद्गम पार्वती का, भोपाल किनके दोआब में है? तो बेतवा और पार्वती के है। माता टीला बांध किस नदी पर है? तो खट से लगा दिया भैया बेतवा नदी पर है। अब यही आप देखिएगा यहां की एक प्रमुख नदी और है, उससे हम लोग कह सकते हैं चंबल। क्या कहेंगे भैया? चंबल नदी। और चंबल का भी उद्गम कहां से होता है भैया? मालवा के पठार से ही होता है। कहां से होता है भैया? मालवा के पठार से ही होता है। और चंबल से आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब वो क्या है 2 से 3 क्वेश्चन, आइए देखते हैं। तो सबसे पहली बात कि जो ये चंबल नदी है इसी पर एक जलप्रपात है, और वो जलप्रपात भैया कौन सा है आपसे पूछेगा, और वो जलप्रपात हो जाता है चुलिया। कौन सा भैया? चुलिया जलप्रपात। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, और ये पूछता रहता है भैया कि चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो चुलिया जलप्रपात किस पर हो जाएगा भैया? चंबल नदी पर हो जाएगा। किस पर हो जाएगा भैया? चंबल नदी पर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर, तो यहां पर और 2 से 3 क्वेश्चन देखते हैं। अब मैंने कहा इससे हम और कई क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। अब वो क्वेश्चन क्या होता है, जैसे यही जो चंबल नदी है इसी पर कई सारे जलागार हैं, जैसे जवाहर सागर। तो आपसे अगर कहता है कि जवाहर सागर किस नदी पर है? तो भैया जवाहर सागर आपका चंबल नदी पर है। आगे बढ़ेंगे तो राणा प्रताप सागर। कौन सा भैया? राणा प्रताप सागर। अब राणा प्रताप सागर के पास जाओगे तो यहीं पर महात्मा या हम कह सकते हैं गांधी सागर। कौन सा भैया? गांधी सागर। तो ये जो गांधी सागर है ये भी आपका किस नदी पे है भैया? चंबल पे है। तो 3 सागर भी याद कर लें कि राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर भी किस नदी के तट पर हैं? वो चंबल नदी के तट पर है, चंबल नदी पर है। सॉरी। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अब जब आगे की ओर पढ़ेंगे तो अगली पहाड़ी को देखेंगे। अब अगली पहाड़ी कौन सी आएगी? तो वो भैया इसी क्रम में एक पहाड़ी आएगी, भांडेर की पहाड़ियां। कौन सी आ जाएंगी भैया? भांडेर की पहाड़ियां। अभी जो भांडेर की पहाड़ी है ये आप देखोगे विंध्याचल पर्वत का ही भाग है। अब इसके आगे बढ़ोगे तो एक आपको छोटी सी पहाड़ी मिलेगी, और वो मिलेगी भैया कैमूर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी मिल जाएगी? कैमूर की पहाड़ी। तो अब यहां से याद रखिएगा कि ये कैमूर की पहाड़ी है, और इस कैमूर की पहाड़ी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। और इस कैमूर की पहाड़ी से एक नदी निकलती भैया जो बहुत महत्वपूर्ण नदियों में एक है। क्या है? बहुत महत्वपूर्ण नदियों में एक है, और वो है भैया यहां से उद्गम होता है किसका? एक नदी आती है केन नदी। तो आपसे यही कह देगा, मान लो केन नदी का उद्गम कहां से माना जाता है? तो भैया केन नदी का जो उद्गम माना जाता है वो कैमूर की पहाड़ियों से माना जाता है।
अभी एक पहाड़ नदी आएगी जो यहां पर आप देखोगे इस पहाड़ी को विभाजित करेगी और इधर पड़ जाएगी पारसनाथ की पहाड़ी। कौन सी भैया पड़ गया? पारसनाथ की पहाड़ी। तो ये भैया हो गया आपका कंप्लीट विंध्य पर्वत श्रेणी। आपकी मैंने विंध्य श्रेणी पढ़ा दी। अब इस श्रेणी से कई क्वेश्चन है, जैसे आपने सुना होगा उत्तर भारत और दक्षिण भारत, कि ऊपर वाला भारत उत्तर भारत, नीचे वाला दक्षिण भारत। तो आपसे ये कह सकता है, अब कह क्या सकता है, और वो कहेगा उत्तर भारत को दक्षिण भारत से विभाजित करने वाली श्रेणी। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से विभाजित करने वाली श्रेणी। तो भैया उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अगर कोई विभाजित कर रही है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अगर विभाजित कर रही है, तो भैया वो आपकी हो जाएगी कौन सी? विंध्य पर्वत श्रेणी। कौन सी हो जाएगी भैया? विंध्य श्रेणी। और यदि इसी विंध्य पर्वत पर याद रखिएगा कि विंध्यवासिनी देव माता का निवास है। तो ये आप देखोगे हिंदुओं की पवित्र देवी हैं, ये पवित्र स्थल है हिंदुओं के लिए, क्योंकि यहां पर आप देखिएगा विंध्यवासिनी मां का निवास है विंध्याचल पर्वत पर। तो ये भी याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे को, हम 3 पहाड़ियां क्रम से और पढ़ जाएंगे इसी में। एक दक्षिण की है, फिर भी पढ़ लेंगे क्योंकि हमारे एग्जाम में आती है। अब ये आप देखोगे मैंने आपको एक एक चीज एकदम विधिवत तरीके से इसमें बताई। अब मैप के माध्यम से ही बता रहे हैं कि आपको सरल और सहजता से आपको चीजों को समझा सकूं, ऐसा प्रयास मेरा है। और अगर आपको चीजें एकदम सहजता से समझ में आ रही हैं, क्लास अच्छी लग रही है, तो इसे शेयर भी कर दें। और हमने कहा कि अब मैं एक सीरीज लेकर आ रहा हूं जो आपके लिए करंट अफेयर की होगी, और वो सीरीज भैया आपको परीक्षा हाल में बहुत ही आराम देगी। आपको कम से कम पढ़ना है, उसमें आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करके आएंगे, और वो सीरीज आपको जल्द ही मिलेगी, जल्द ही मिलने वाली है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। जब आगे बढ़ेंगे तो नीचे एक पहाड़ी मैंने कौन सी लिखी थी भैया? ये तो विंध्य पर्वत हो गया। और दूसरे पर्वत की बात करेंगे तो कौन सा हो गया? सतपुड़ा। कौन सा हो गया भैया? सतपुड़ा। और ये जो सतपुड़ा की पहाड़ी है, तो अब ये भी आपको मैं यहां पर बताने वाला हूं। अब जैसे ये सतपुड़ा की पहाड़ी है, ये एग्जाम में बहुत ये भी पूछी जाती है भैया। अब ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आप देखोगे मध्य प्रदेश के पीसीएस में पिछली बार पूछ दिया गया था, सतपुड़ा पर्वत का सर्वोच्च शिखर बताइए। सतपुड़ा पर्वत का सर्वोच्च शिखर बताइए। तो आइए देखते हैं। अब ये जो सतपुड़ा है, तो पहली बात आप देखोगे कि ये पर्वत कैसा है। तो भैया सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है। कैसा पर्वत है? ब्लॉक पर्वत है। तो यहां समझे कि ब्लॉक क्या होता है, कि जब किसी पर्वत के, जैसे ये पर्वत है, कहा गया जब किसी पर्वत के दोनों किनारे नीचे चले जाएं, जब किसी पर्वत के दोनों किनारे नीचे चले जाएं और बीच का भाग ऐसे ही खड़ा रहे, तो ऐसे पर्वतों को हम कौन सा पर्वत कहते हैं? ब्लॉक पर्वत कहते हैं। और सतपुड़ा एक कैसा पर्वत है भैया? ब्लॉक पर्वत है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि सतपुड़ा किस प्रकार का पर्वत है, तो भैया सतपुड़ा आपका ब्लॉक पर्वत है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो यहीं पर एक पर्वत पड़ जाएगा भैया, वो पर्वत पड़ता है भैया महादेव पर्वत। कौन सा पर्वत पड़ जाएगा? महादेव पर्वत। और ये जो महादेव पर्वत है भैया, ये महादेव पर्वत आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है। अब ये जो महादेव पर्वत है, आपसे मान लो कह दे कि महादेव पर्वत किस श्रेणी का भाग है, तो भैया किसका भाग है? सतपुड़ा का भाग है। आगे जब हम बढ़ेंगे तो जब आगे बढ़ोगे तो यही जो महादेव है, इसी पर एक शिखर पड़ता है, और वो शिखर भैया कौन सा पड़ता है? उससे हम लोग कहते हैं धूपगढ़। और ये जो धूपगढ़ है, ये पूरे सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर है।
तो याद रखें, अगर सतपुड़ा पर्वत का भैया आपसे पूछा जाए सर्वोच्च शिखर, तो भैया सतपुड़ा पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या हो जाएगा? तो सर्वोच्च शिखर हो जाएगा भैया धूपगढ़। कौन सा हो गया? धूपगढ़। अब आपसे ये सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ की ऊंचाई पूछी जाती है, तो 1350 मीटर। कितनी हो जाएगी? 1350 मीटर। अब आप देखिएगा, इसी धूपगढ़ के पास एक पंचमढ़ी स्थित है। कौन सा भैया? पंचमढ़ी। और ये आपसे पूछा भी जाता है कि पंचमढ़ी कहां पर स्थित है? तो भैया पंच जो मढ़ी है वो पंचमढ़ी भैया स्थित है मध्य प्रदेश में। और ये भैया आपका बायो डेजर्ट है। क्या है भैया? बायो डेजर्ट है। और ये धूपगढ़ या महादेव पर्वत का स्वास्थ्य वर्धक केंद्र है। कैसा है? स्वास्थ्य वर्धक केंद्र। और भैया जिन लोगों को ये स्वास्थ्य वर्धक केंद्र ना समझ में आ रहा हो, वो पिछली क्लास को देखे जाके, मैंने वहां पर स्वास्थ्य वर्धक के बारे में एक एक चीज बता रखी है। तो भैया अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। जब आगे बढ़ेंगे तो ये देखिएगा ब्लाक पर्वत है, और ये आप देखिएगा सतपुड़ा है, एक महादेव पड़ गए। अब इसके बाद अब जाएंगे तो एक पर्वत पड़ेगा मैकाल। कौन सा पर्वत पड़ जाएगा भैया? मैकाल पर्वत पड़ जाएगा। और ये जो मैकाल पर्वत है, ये भैया मैकाल पहाड़ी जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब क्यों? तो ये जो मैकाल पहाड़ी है, इसका सर्वोच्च शिखर पड़ता है अमरकंटक। कौन सा पड़ जाएगा भैया? अमरकंटक। और आपसे पूछ सकता है कि जैसे अमरकंटक है तो इसकी भी ऊंचाई पूछी जा सकती है। तो ये लगभग 1066 मीटर ऊंची है। कितनी भैया? 1066 मीटर ऊंची है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, और जब भैया आगे बढ़ेंगे तो यहां से और कुछ चीजें सीखते चलेंगे। ये जो अमरकंटक की पहाड़ी है, इससे कई नदियों का उद्गम होता है। कई नदियों का उद्गम होता है। इसी से एक नदी निकलती है सोन। कौन सी नदी निकल जाती है? सोन। और ये जो सोन है, आप देखिएगा कि विंध्य पर्वत के विभाजित करे दे रही है। और सोन नदी आप देखिएगा उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, और ये सोन नदी आगे चल के गंगा की सहायक बन जाती है। क्या बन जाएगी भैया? गंगा की सहायक। तो ये आप याद रखेंगे कि गंगा की सहायक कौन सी हो गई? सोन। और इसी सोन पर एक परियोजना बनाई गई है जिसे हम लोग कहते हैं बाण सागर परियोजना। अगर आपसे कह दे कि बाण सागर परियोजना किस नदी पर है, तो भैया बाण सागर परियोजना आपकी किस नदी पर है? वो नदी हो जाएगी भैया आपकी सोन। कौन सी होगी भैया? सोन। अब यहीं पर आप देखिएगा, यहीं जो अमरकंटक है, यहीं से एक नदी निकलती है, उससे हम लोग कहते हैं नर्मदा। कौन सी निकलेगी भैया? नर्मदा। तो आपसे क्वेश्चन कह सकता है कि नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है? भैया नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है? तो भैया अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। और ये नर्मदा आप देखिएगा, आपसे पूछी नहीं जाती, भारत की भ्रंश से बहने वाली नदी। तो भैया भ्रंश का मतलब है ऊपर विंध्य पर्वत श्रृंखला, नीचे सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, इन दोनों श्रृंखलाओं के बीच से निकल जाती है। इसीलिए आप देखिएगा ये आपके अरब सागर में गिरती है। उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 ये बस पूछा गया निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, उसका ऑप्शन नर्मदा ही था। अब आप देखिएगा जैसे ये नर्मदा है, तो नर्मदा अब आपकी भ्रंश से बहते हुए आपकी कहां गिर जाएगी? आपकी गिर जाएगी भैया कहां पर? अरब सागर में। कहां पर गिर जाएगी भैया? अरब सागर में। तो अगर आपसे पूछे कि नर्मदा नदी का मुहाना कहां पर है? क्या भैया? मुहाना।
और ये मुहाना मैंने आपको बताया था कि मुहाने का मतलब क्या होता है। जहां पर मतलब ये होता है मुहाने का कि जहां पर नदी गिर जाए उसे हम मुहाना कहते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अब भैया आगे की ओर चलते हैं। तो भैया मुहाना भी पता चल गया। अब ये जो नर्मदा है, तो आप देखिएगा आपसे क्वेश्चन करेगा, और वो क्वेश्चन क्या करेगा, और वो क्वेश्चन ये कहेगा आपसे कि विंध्य पर्वत, किसको, विंध्य पर्वत व सतपुड़ा, विंध्य पर्वत व सतपुड़ा पर्वत को अलग कौन सी नदी कर देती। तो भैया कौन सी नदी अलग कर रही है, नर्मदा। या आपसे ये भी कह सकता है कि नर्मदा, आप देखो कि मैप से आपको पॉइंट नहीं बनाने पड़ेंगे और आप पॉइंट लिख सकते हो कि नर्मदा किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है। तो ऊपर तो विंध्य हो गई, नीचे कौन सी हो गई, सतपुड़ा। वही बात मैंने कही, विंध्य पर्वत व सतपुड़ा पर्वत को अलग कौन सी नदी कर देती है। तो भैया अलग कौन सी नदी कर देगी, नर्मदा कर देगी। कौन सी कर देगी भैया, नर्मदा कर देगी। अब हम बढ़ेंगे आगे की ओर कि भैया नर्मदा ने कर दिया अलग। अब यहीं पर आप आइए, तो ये जो नर्मदा है, नर्मदा से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपने एक नाम सुना होगा, सरदार सरोवर बांध। कौन सा बांध भैया, सरदार सरोवर बांध। तो आपसे कह सकता है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। तो भैया सरदार सरोवर बांध किस पर है, नर्मदा। और इसी जब सरदार सरोवर बांध को ऊंचा बनाने की बात की गई, तो आप देखिएगा एक पर्यावरण प्रेमी मेघा पाटेकर आ गई और उन्होंने एक आंदोलन चला दिया। और कौन सा, नर्मदा बचाओ। मैं से आप देखिएगा हटा इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि आपको यहीं से चीजें समझनी है। तो भैया नर्मदा बचाओ आंदोलन याद करो, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो भैया नर्मदा बचाओ जो आंदोलन है, वो आंदोलन जिसने चलाया है उन्हें हम कहते हैं मेघा पाटेकर। क्या कहेंगे भैया, मेघा पाटेकर। तो आपसे कह सकता है मेघा पाटेकर कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया। तो भैया नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चला दिया, मेघा पाटेकर ने चला दिया। भैया किसने चला दिया, मेघा पाटेकर। आप यहीं पर आओ कि नर्मदा तो भ्रंश से भी पता चल गया, और नर्मदा आप देखिएगा विंध्य पर्वत व सतपुड़ा को विभाजित करती है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से विभाजित करने वाली श्रेणी जब पूछे तो विंध्याचल श्रेणी, विंध्य पर्वत श्रेणी। अब आगे बढ़ेंगे, तो जब आगे बढ़ेंगे तो यहां से आप देखिएगा और एक क्वेश्चन और बन जाएगा। जैसे नर्मदा है, नर्मदा पर आप देखिएगा कि कई सारे जलप्रपात हैं। जैसे एक जलप्रपात बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कौन सा, जलप्रपात। अब नर्मदा पर कौन कौन से जलप्रपात हैं, तो आइए देखते हैं। एक पड़ जाएगा भैया आपका धुआंधार। कौन सा पड़ गया भैया, धुआंधार जलप्रपात। तो आपसे ऐसे कह सकता है कि धुआंधार जलप्रपात। कौन सा भैया, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है। तो भैया नर्मदा पर हो जाएगा। किस पर हो जाएगा भैया, नर्मदा। अगला क्वेश्चन देखोगे तो यहीं पर जो नर्मदा है इसी पर एक जलप्रपात और पड़ जाएगा, और वो जलप्रपात भैया कहलाएगा कपिल धारा। कौन सा कहलाएगा भैया, कपिल धारा। तो याद रखिएगा कि दो जलप्रपात पड़ेंगे, एक आपका कौन सा पड़ जाएगा, कपिल धारा, और दूसरा कौन सा पड़ गया भैया, आपका धुआंधार। तो एक धुआंधार, दूसरा भैया कपिल धारा। तो आपसे अगर कभी कहे कि कपिल धारा जलप्रपात, कौन सा भैया, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है, तो भैया वो नर्मदा नदी पर हो जाएगा। किस पर हो जाएगा भैया, नर्मदा नदी पर हो जाएगा।
तो भैया अब मैंने आपको एक एक जानकारी यहां से देने का प्रयास किया है। एक एक तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए। तो भैया इसके नोट्स बनाते रहें। और मैंने कहा कि अगली जो हमारी क्लास आने वाली है, नई क्लास होगी, नए विषय की होगी, वो भी करंट अफेयर की होगी। और उस क्लास में भैया आपको विधिवत तरीके से चीज़ें वहाँ पर भी ऐसे ही कराई जाएंगी जैसे आपने मैथ वाली क्लास को देखा, स्टार वाली क्लास को देखा, वैसे ही आप करंट वाली क्लास को भी देखेंगे भैया। अब बढ़ते हैं आगे की ओर और आप लोग अब लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और इसके नोट्स बनाते रहें, मेरे साथ ही बनाते रहें, जिससे आप इसे व्यवस्थित तरीके से कर जाएं। क्योंकि मेरे बाद आप बनाओगे तो कुछ चीजें आपको कम समझ में आ रही होंगी, पर अगर एक बार समझ गए तो मैं गारंटी लेता हूं कभी भी आप पॉइंटों से नहीं पढ़ेंगे, आप मैथ से ही पढ़ना पसंद करेंगे। और मैं आपको एक एक चीज सिखा के मानूंगा। तो चलिए भैया इस कर लें स्क्रीनशॉट और फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। जो 5 से 6 क्वेश्चन बचे हैं उनको मैं करा रहा हूं, तो इसे हम रफ करते हैं। और भैया आगे आप लोग पिछली भी क्लासों को ले लें जो लोग नए हैं, क्योंकि उनको यहाँ से चीज़ें कम आएंगी। और जब पहली क्लास से मैप देखेंगे, क्योंकि ये व्यवस्था नहीं है भैया, और जब हम किसी भी व्यवस्था नहीं में जाते हैं तो थोड़ी तो दिक्कत होगी भाई। अब बढ़ते हैं। तो यहीं पर हमने देखा पहली विंध्य आ गई, दूसरी हमारी सतपुड़ा आ गई, तीसरी एक हम पढ़ लेते हैं किसको, अजंता को। किसको पढ़ लेंगे भैया, अजंता को। तो ये जो अजंता की हमारी पहाड़ी है, अब यहाँ पर आप देखिएगा एक क्वेश्चन ही बनेगा, बाद को अजंता को देखेंगे। तो यही आप देखोगे मध्य प्रदेश का जिला है बैतूल। कौन सा भैया, बैतूल जिला। और यहीं से एक नदी का उद्गम होता है और वो नदी भैया कहलाती कौन सी, आपकी ताप्ती। कौन सी कहलाती भैया, ताप्ती। आपने देखा था अमरकंटक से कौन सी नदी निकली थी, नर्मदा। तो अब एक क्वेश्चन बन गया भैया, और क्वेश्चन क्या बन गया, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। क्या बन गया कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है, सतपुड़ा श्रेणी किन दो नदियों के बीच स्थित है। तो एक तो ऊपर तो नर्मदा हो गई, कौन सी हो गई भैया, नर्मदा हो गई, और नीचे हमारी कौन सी हो गई, ताप्ती हो गई। कौन सी हो गई, ताप्ती। और ताप्ती नदी अगर पूछे ताप्ती नदी किन दो श्रेणियों के बीच में, तो याद रखिएगा भैया ताप्ती जो नदी है वो भैया आपकी ताप्ती नदी 2 श्रेणियां हो जाएंगी। एक श्रेणी हो जाएगी कौन सी, सतपुड़ा। कौन सी हो गई भैया, सतपुड़ा। और दूसरी कौन सी हो गई, अजंता। तो यहां से याद रखिएगा कि ताप्ती नदी किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में, तो एक तो सतपुड़ा हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, अजंता हो गया। अब इसके बाद जाओगे, ये जो ताप्ती नदी है, ताप्ती भी नदी कहां पर गिरती है, अरब सागर में। और इनको मैं बता चुका हूं ये एक्चुअरी बनाने वाली नदियां हैं और दोनों भ्रंश से बह रही। आप देखिएगा कि ये आपका सतपुड़ा और विंध्य के बीच से बह रही है, और ताप्ती आप देखिएगा सतपुड़ा और अजंता के बीच से बह रही है। तो इन क्वेश्चनों को आप याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ये इस तरीके की चीजें आजकल आने लगी हैं, थोड़ा घुमा के पूछता है। पर आप इनको रटोगे तो भैया नहीं होगा, पर एक बार मैप में देखोगे तो खट से हो जाएगा। और यही जो ताप्ती नदी है, इसके तट पर एक शहर पड़ता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सूरत। आपसे पूछेगा सूरत किस नदी के तट पर पड़ता है, सूरत किस नदी के तट पर पड़ता है भैया, तो किस नदी के तट पर पड़ रहा है, ताप्ती नदी। तो याद रखें सतपुड़ा, और ऊपर जाएंगे तो ये हमारी कौन सी हो गई, विंध्य। और उत्तर भारत को जो मैंने बताया कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जो विभाजित कर देती है, तो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से, याद रखिएगा उत्तर भारत को दक्षिण भारत से विभाजित करने वाली, तो भैया उत्तर भारत को दक्षिण भारत से विभाजित करने वाली जो हो जाएगी भैया, वो हो जाएगी आपकी विंध्य पर्वत श्रृंखला।
तो यहां पर आप देखिएगा कि मैंने आपको जो कहा था मध्यवर्ती उच्च भूमियां, इनके बारे में मैंने आपको एक व्यवस्थित तरीके से एक एक चीज समझाने का पूरा प्रयास किया है मैंने। अगर आपको ये चीजें समझ में आई हो तो इसका भी ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती हो, मैथ वाली क्लास अच्छी लगती है और मैथ वाली क्लास के साथ आप जुड़ना चाहते हैं, तो भैया प्रयाग एकेडमी के YouTube चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और करिए शेयर, करिए लाइक और करिए कमेंट। हमने कहा है कि आप करते रहें, नोट्स बनाते रहें और मैं आपको एक एक चीज व्यवस्थित करा दूंगा। आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली, नहीं आने दूंगा। जब आप परीक्षा में जाएंगे तो एकदम दबाव मुक्त हो जाएंगे और जब तनाव मुक्त होंगे तो आप परीक्षा में, मैंने कहा 5 क्वेश्चन और करके आएंगे। और वो तनाव मुक्त कब होंगे? जब आपने सिलेबस को कंप्लीट कर रखा है। और सिलेबस आपको कंप्लीट कहीं पर मिलेगा तो प्रयाग एकेडमी के YouTube चैनल पर मिलेगा। और जिन लोगों को ऑफलाइन जुड़ना है हमारे साथ, वो लोग भैया आ जाएं उन्नाव GIC स्कूल के सामने। हमारी ऑफलाइन क्लासेस संचालित होती हैं, जुड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो भैया अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर और यहां पर हम देखते हैं मध्यवर्ती उच्च भूमियां हमारी खत्म हो गई। अब मैं थोड़ा दक्षिण के पठार की बात कर लेंगे और उन पठारों से कहां से कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं आपको एक एक चीज व्यवस्थित करा दूंगा। और आज हम क्लास को यहीं पर देते हैं भैया विराम, और आगे नेक्स्ट क्लास में हम पठारों को लेकर आएंगे कि कौन सा पठार कहां पर है, किस खनिज के लिए पठार फेमस है। तो एक एक खनिज भी हो जाएगा, आपको यूनिट अलग से नहीं पढ़नी पड़ेगी, वहीं पर भैया सारी चीजें हो जाएंगी। और अगर आपको आसान भाषा में समझना है, आसान मैथ वाली क्लास लेना है, तो जुड़ जाओ भैया पंकज सर की क्लास में और प्रयाग एकेडमी के YouTube चैनल पे। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।